फरिश्ते बेटा उठ गई हो। बुआ अपने ध्यान में अंदर दाखिल हुई थी और उसकी बिगड़ती हालत देखकर अंदर दाखिल हुई उसके करीब आई थी। क्या हुआ बुआ? ये सब मैंने कुछ नहीं किया, वो मुझे निकाल देंगे, जेल में जाना है मुझे। वो रो रही थी पागलों की तरह बदहवासी में। बुआ ने उसका फ़ोन पकड़ा और फिर वो भी सुनी तो रह गई थी वो तस्वीर और वीडियोस देखकर। फरिश्ते आप? उन्होंने बमुश्किल इस्तफसार किया। ये झूठ है, मैंने तो बस। क्या बस? आप कब से नशा करने लगी हैं? मैं नहीं, ये बस। वो रो रही थी। अज़लान को नहीं, उन्हें नहीं। उनके हाथ थामती वो बोली, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, मैं उन्हें समझाऊंगी कि ऐसा कुछ नहीं है। वो तेज़ी से उठी थी, फिर तैयार होती ड्राइवर के साथ रवाना हुई और अपनी डिग्री पर समझौता वो हरगिज़ नहीं कर सकती थी। ये सब तो उसने यूं ही उस शख्स की ज़िद में कर दिया था। उसने कॉल लॉग्स एक बार फिर चेक की। जहाँ उस अनजान शख्स की कोई कॉल ना थी, उसका दिल धड़कने लगा। उसकी मदद करने वाला कोई ना था वहाँ। वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई तो लोग उसे मुख्तलिफ निगाहों से शक करते देख रहे थे। इतने लोगों की निगाहें खुद पर महसूस करते वो सुन्न हुई थी। तभी उसका फ़ोन बजा, वही नंबर। आज उसने पहली बार तेज़ी से कॉल उठाई थी। आगे से खामोश थी, शायद मुखालिफ भी उसकी हालत से महसूस हो रहा था। उसे तो कम अज़ कम ऐसा ही लगा था। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वो टूटे लहजे में बोली। गाड़ी मौजूद है, बाहर निकलो फ़ौरन। वही रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा कर देने वाली आवाज़। लेकिन अज़लान, फरिश्ते अज़लान, अभी के अभी वहाँ से निकलो। ये जो हरकत तुमने कल ही की है ना, इसका बदला तुमसे सूद समेत लिया जाएगा। मेरी डिग्री। वो रो रही थी और लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हो रहे थे। उस शख्स ने कैमरे से उसको यूं दरवाजे पर ही खड़े रोता देख होंठ भींचे। फरिश्ते बाहर जाओ, मैं सब संभाल लूँगा। अब की बार पहली बार उसकी आवाज़ में नरमी थी उसके लिए। वो उल्टे कदमों बाहर निकल गई और उसकी बताई गाड़ी में बैठ गई जिसने उसे घर पहुंचा दिया था वापस। इसके बाद सारा दिन वो अपने कमरे से नहीं निकली। बुआ ने उसे दूध पिला दिया था अज़लान के कहने पर, जिसमें बेहोशी की दवा थी। शाम 7 बजे वो उठी, सर अब भी दर्द कर रहा था। उसने फ़ौरन फ़ोन उठाया। उसे लगा उसे यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से मेल आ गई होगी कि उसे निकाला जा चुका है और किसी तरह के शदीद रद्द-ए-अमल की। लेकिन उसे कोई मेल नहीं आई थी, बल्कि सब कुछ क्लियर किया जा चुका था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो फ़ोन पकड़े बैठी रह गई वहीं। ये सब कैसे मुमकिन था? ये तो एक बुरा ख्वाब था। उसका फ़ोन बजा, मैसेज रिंग थी, ये उसी नंबर की जानिब से था। अब उस नंबर से मानूस हो गई थी वो। तुम अब यूनिवर्सिटी में नहीं जाओगी, तुम्हारा दाखिला करवा दिया गया है, कल से वहीं जाओगी तुम। फरिश्ते ने लफ्ज़ बार बार पढ़े और फिर उस नंबर को प्रेस किया तो दूसरी जानिब से उठा लिया गया। तुमने किया है सब, सब तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम कैसे मेरी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला कर सकते हो अज़लान अज़हर? वो चीखी। मुखालिफ आसूदगी से मुस्कुरा दिया। वो उसे पहचान जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी? उसे अंदाज़ा न। कल सुबह एयरपोर्ट पर मौजूद होने चाहिए हो तुम। वो उसकी बातों को नज़रअंदाज करते फिर से बोला, कभी नहीं। वो गुर्राई थी। तुम्हारे तो फरिश्ते भी आएंगे, फरिश्ते अज़लान अज़हर। और कॉल काट दी गई। फरिश्ते ने फ़ोन को घोरा और फिर दूर फेंका। क्या वाकई वो अज़लान अज़हर था या उसने गलत समझा था? लेकिन वो अज़लान अज़हर के अलावा भी तो कोई हो सकता था। उसके हाथों को याद करती वो तल्खी से मुस्कुराई थी जो उसने वीडियो कॉल में देखे थे। मैं नहीं जाऊंगी। उसने साथ पड़ा लैपटॉप उठाया और अज़लान अज़हर की उस हरकत को याद किया। उसे तो लगा वो उससे बेखबर है, लेकिन वो तो उसके सांस लेने की भी खबर रखता था। उसे गुस्सा आया था शदीद। वो उसे खौफज़दा करने में कामयाब हुआ था और उसी की वजह से तो वो इस बड़ी मुसीबत में मुब्तला हुई थी। लेकिन नहीं, वो तो उसे पहले ही हसन और नौशीन से दूर रहने की तलकीन कर चुका था। उसने जान लिया था कि हसन और नौशीन को यूनिवर्सिटी से टर्मिनेट कर दिया गया और उसका नाम हर जगह से हटा दिया गया। उसने आंखें मूंदी। पल के लिए सब बजा, लेकिन इस दिन को याद करते उसने महंगे लैपटॉप को देखा और फिर उसे नीचे फेंक दिया। तेज़ आवाज़ से वो नीचे गिरा था। उसकी स्क्रीन बुरे तरीके से टूट गई थी। आई हेट यू अज़लान अज़हर। वो रोते हुए तकिए पर सर रख गई और फिर कुछ ही देर यूं ही रोने के बाद बाहर निकल गई। रात का खाना खाया और बुआ को सारी तफसील से आगाह किया, जो मुतमईन थी, जैसे उन्हें सब पहले से ही बता दिया गया हो। वो वापस अपने कमरे में आ गई जहाँ वो लैपटॉप अब मौजूद नहीं था। उसका दिल फिर से खौफज़दा हुआ। वो तो यहाँ मौजूद ही नहीं थी, तो फिर कौन? वो वापस बुआ के पास चली गई उनके साथ सोने के लिए, लेकिन न जाने किस पहर उसने खुद को हवा में महसूस किया और फिर खुद को किसी अनजान सफ़र पर किसी गाड़ी में। न जाने कौन था वे और क्यों उसके साथ ये सब हो रहा था। आप
क्यों आज़म मेरे साथ ही क्यों, मुझे यूं ही धुतकार दिया होता। लेकिन वो अब तक यकीन नहीं कर पा रही थी कि आज़म अज़हर ने उसे बुलाकर उससे बदतमीज़ी की थी। खुद की मोहब्बत को यूं रुसवा होते देखना उसे गहरे दुख में मुब्तला कर गया था। वो रात उसने कैसे गुजारी थी ये वही जानती थी। जब आप किसी तकलीफ़ में हो तो रातें ज़्यादा दर्दनाक और लंबी लगती हैं। उसने आज तहज्जुद पढ़ी, लेकिन हमेशा की तरह आज़म अज़हर को नहीं मांगा था, और शायद अब ज़रूरत भी नहीं थी। अगली सुबह भी मामूल की तरह थी। जब उसका भाई खुशी से वापस आया, उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था। घर में बस वालदा, दो भाई जो शादीशुदा थे और वो मौजूद थी। उसकी वालदा भी जो किसी की अयादत के लिए गई थी वापस आ गई थी। वो उन्हीं के पास बैठी उनसे बालों में तेल लगवा रही थी। क्या हुआ है अवैस, इतने खुश क्यों हैं? उसकी बड़ी भाभी ने उसके भाई से पूछा। खुशी की खबर है, जाओ पानी पिलाओ पहले, वो बोला, और फिर आकर अम्मी के पास बैठ गया। अम्मी, हमारी गुड़िया की बहुत अच्छी किस्मत है, वो बोला तो ज़ारा ने उन्हें हैरत से देखा। क्यों, क्या हुआ भाई? उसकी वालदा ने बेटे से इस्तफसार किया। अपनी गुड़िया का रिश्ता आया, वो मुसर्रत से बता रहा था। उसकी माँ भी मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कुरा ना सकी। सब इकट्ठे हो गए थे अब इर्द गिर्द। मुझे शादी नहीं करनी, वो खड़ी होते बोली तो उसकी बड़ी भाभी ने उसका हाथ थाम कर दबाया और उसे खामोश रहने का कहा। इसे छोड़ो, तुम बताओ कौन लोग हैं? उसकी वालदा ने उसे नज़रअंदाज करते उसके भाई से पूछा। ये जो सामने घर में आज़म अज़हर रहते हैं ना, उनके वालिद साहब की कॉल आई थी, वो आना चाह रहे हैं। वो बहुत इज़्ज़तदार लोग हैं। उन दोनों भाइयों को मैं जानता हूँ। हम बहुत खुशकिस्मत हैं, हमारी गुड़िया बहुत खुश रहेगी। वो बहुत शरीफ लोग हैं। ज़ारा को लगा उसने गलत सुना है। ये कोई ख्वाब था या झूठ था? ये मोजज़ा था। ये कैसे मुमकिन था? भाई, क्या नाम बोला आपने? आज़म अज़हर। क्या तुम जानती हो उन्हें? मेरे सीनियर थे स्कूल में। अज़लान अज़हर का भाई और अज़हर साहब का बेटा। वो सबको तफसील बताने लगा, लेकिन ज़ारा तो अपनी जगह सुन थी। ये सब अचानक, अभी कल ही तो। वो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। क्या दुआएं कबूल की जा चुकी थीं उसकी? क्या उसे मना करना था, या जो हो रहा था होने देना चाहिए था? वो उठकर खामोशी से अपने कमरे में बंद हो गई, जबकि बाहर सब आगे के बारे में बातचीत करने लगे। इतने अच्छे घराने का रिश्ता वो ठुकरा ही नहीं सकते थे। फ़ोन करके बुला लो उन्हें, उसकी वालदा ने सोच कर कहा, तो अवैस ने सर हिलाया और उन्हें फ़ोन करके तफसीलात से आगाह करने लगा। ज़ारा अपने हाथों को देखने लगी। क्या उसे ये सब रोक देना चाहिए था? नहीं, सालों जिसकी चाहत की है, अब वो मिल रहा है तो क्यों नाशुक्री करती वो? उसने दिल को रोका था और खुश होने की नवीद सुनाई थी उसे। क्या ये सब आज़म अज़हर के कहने पर हो रहा था? उसके दिल में सवाल था जिसका जवाब उसके पास नहीं था। बाबा, वो उनके साथ बैठी थी। वो अपने बाप को खुश देखती खुद भी बहुत मुतमईन थी। साइमा नकवी कौन है? उसके अचानक सवाल पर खावर उस्मानी संजीदा हुए। आप क्यों पूछ रही हैं? मैं बस जानना चाहती हूँ। क्या बाबा जान ने कुछ बताया आपको? नहीं, लेकिन उस घर के मुतालिक मुझे सब पता होना चाहिए। प्लीज़ बताएं, और ये भी बताएं कि मेरा निकाह कब हुआ था और क्यों हुआ था। खावर उस्मानी ने गहरा सांस भरा और फिर उसे सब बताने लगे। वो शहर से पढ़े थे और वहीं उन्हें कौनैन की माँ फातिमा से मोहब्बत हो गई थी। उन दोनों ने एक दूसरे का साथ चुन लिया था। खावर उस्मानी को पता था कि मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि ये उनकी रिवायात के खिलाफ था शहर में किसी बेगाने ख़ानदान की औरत से शादी करना। इसीलिए उनके लिए बहुत देर से साइमा नकवी को चुन लिया गया था, और उनके साथ बात पक्की भी कर दी गई थी, और उनकी बात उनके साथ पक्की भी कर दी गई थी। और ये ज़िद भी साइमा नकवी की जानिब से की गई थी, क्योंकि उन्हें खावर उस्मानी बेहद पसंद थे। तहजीब उस्मानी ने ही ये रिश्ता करवाया था, क्योंकि अपनी बहन की पसंद से वाकिफ़ थी वो। और वो दिन क़यामत ख़ेज़ था जब खावर उस्मानी उसकी माँ फातिमा उस्मानी से निकाह करके उन्हें अपने साथ लेकर गए थे हवेली। फातिमा के घर में सिर्फ उनकी माँ थी जिनकी रजामंदी से निकाह हुआ था। खावर उस्मानी उन्हें साथ ले गए और तब एक अलग क़यामत बर्पा हुई थी। साइमा नकवी ने पूरा घर सर पर उठा लिया जब उन्हें पता चला कि उनके नज़दीक खावर उस्मानी ने उन्हें धोखा दिया है। उन्होंने सबके सामने खावर उस्मानी को रुस्वा किया था, मन घड़त कहानियाँ सुना कर के वो कैसे उनसे अहद बांधते रहे माजी में, और उनसे मोहब्बत के दावेदार भी रहे, और अब उन्हें शहर में कोई पसंद आई तो उसके साथ निकाह करके आ गए। जहांगीर उस्मानी ने खावर उस्मानी पर पहली बार हाथ उठाया था। वजह उनकी रिवायात की पासदारी ना करना था। आपके बेटे से बढ़कर आपको रिवायात और ये अनजान औरत है क्या? वो अफसोस से अपने बाप से मुखातिब हुए। अपने बाप से ऊंची आवाज़ में बात करके वो गुनाहगार नहीं हो सकते थे। जहांगीर उस्मानी का रोब था कि तमाम भाई खामोश खड़े थे, हालांकि दिल हमक रहा था कि भाई के हक में बोले। तुम अपनी बीवी को रख सकते हो, लेकिन तुम्हें साथ ही साइमा से भी निकाह करना होगा। बोलो, मंजूर है?
जहांगीर उस्मानी ने अपना फैसला सुनाया तो वो खामोशी छा गई थी हर तरफ, जबकि साइमा नकवी मुस्कुराई। फातिमा उस्मानी जो कब से खामोश थी, उन्होंने झटके से सर उठाते खावर को देखा। मोहब्बत में डूबी वो औरत कैसे किसी दूसरी औरत का हक अपने शोहर पर तस्लीम कर लेती। उन्होंने खावर उस्मानी का हाथ थामा, जैसे उन्हें इस फैसले से बाज रखने की दरख्वास्त की हो। बेशक इस्लाम मुझे इजाज़त देता है बाबा जान, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। एक औरत जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ और एक औरत जिससे मैं नफ़रत करता हूँ, मैं उन दोनों में बराबरी तो कतई नहीं कर पाऊँगा, तो गुनाह का मुर्तकिब क्यों बनूँ मैं। वो आहिस्तगी से बोले। साइमा नकवी ने रोते काफ़ी हंगामा बर्पा कर दिया था। खावर उस्मानी ने उस फरेबी औरत को देखा। उन्होंने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा, लेकिन खामोश हो गए, क्योंकि शायद ही उनके वालिद उस वक्त उन बातों पर यकीन करते। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है खावर? उनकी गरज पूरे माहौल पर छाई थी, जिससे उस हवेली की बुनियादें हिलने वाली थी। जी, वो निगाहें बंद करते बोले। तो ठीक है, आज से हमारा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं। तुम्हें जायदाद और हर चीज़ से आग किया जाता है। चले जाओ तुम यहाँ से, और लौट कर कभी वापस मत आना यहाँ। वो धाड़े तो सब भाइयों ने तड़प कर उन्हें देखा। अब्बा जान, ये जुल्म है, शाहजेब उस्मानी ने कहा तो जहांगीर उस्मानी ने उन्हें खामोश रहने की तलकीन की। बाबा मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा? खावर उस्मानी तड़प ही तो गए थे, रिश्ते खो देने के डर से। ये सब तुम्हें हमारी रिवायात के खिलाफ और एक औरत को मोहब्बत में धुतकारने से पहले सोचना चाहिए था। वो कहते कमरा नशी हो गए तो सब भाई अशबार हुए थे, और फिर खावर उस्मानी वहाँ से चले गए बिना कुछ बोले। उसके बाद भाइयों ने उनकी मदद करना चाही, लेकिन वो भी बाप से खफा थे, शायद कि भाइयों की मदद को ना रद्द ना कर दिया जाए, और अकेले ही सब करने लगे। शाहजेब उस्मानी के बेटे शायान उस्मानी से सब बहुत मोहब्बत करते थे। खावर उस्मानी इसलिए शाहजेब उस्मानी अक्सर उसे लेते, खावर उस्मानी से शहर मिलवाने ले जाते। फातिमा उस्मानी ने बेटी को जन्म दिया तो खुद जान से हाथ धो बैठी। कौनैन को उनके हवाले करती वो रुखसत हो गई। शाहजेब उस्मानी को वो बच्ची बेहद भाई थी कि उन्होंने कुछ ही सालों के बाद एक रोज़ अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और कौनैन और शायान का निकाह करवा दिया। लेकिन उसके बाद जहांगीर उस्मानी को उनके इस मिलाप का और निकाह का पता चल गया तो वो शाहजेब उस्मानी से भी खफा हुए थे। तो खावर उस्मानी ने उन्हें मिलने से मना कर दिया। वो अपनी वजह से अपने बड़े भाई को भी उन सब में नहीं झोंक सकते थे जिसमें वो ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर उन्होंने कौनैन को अकेले संभाला, पढ़ाया, लेकिन रिश्तों से दूरी और इस उम्र में आकर बोझ, थकावट और अकेलेपन ने उन्हें बिस्तर से जा लगाया। लेकिन इस निकाह की छाप उन दोनों बच्चों के ज़हनों पर हमेशा के लिए छप गई थी, जहां वो दोनों जानते थे कि वो किसी की अमानत है। लेकिन इस निकाह की खबर के बाद साइमा नकवी ने नई साजिश को सोचते शायान को अपने करीब करते। खावर उस्मानी जिनसे वो मोहब्बत करता था, उनके खिलाफ उसके कान भरना शुरू कर दिए और वही नफ़रत की जड़ें उसमें पक्की कर दी। और फिर कौनैन खावर से बदला लेने के लिए उसे उकसाया, क्योंकि शायान उस्मानी उनकी बात नहीं टालता था। खावर उस्मानी से जो बदला वो बरसों से लेना चाहती थी, वो उन्होंने कौनैन के ज़रिए से लिया, ये जाने बिना कि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान शायान उस्मानी का ही हुआ था। लेकिन उनको क्या फ़र्क पड़ता था? इस सब में खावर उस्मानी खाली हाथ रह गए थे, अकेले और बेयारो मददगार। दोनों अपनी ज़िंदगियों में अकेले थे, तने तनहा, एक दूसरे को याद करते वो खामोश थे। शायान उसे अब भी ढूंढ रहा था, लेकिन उसने यहाँ का काम संभाल लिया था, ऑफिस का काम वो घर से कर रहा था। फिलहाल पिछले 2 हफ्तों से वो उसे पूरे गांव में ढूंढ चुका था, लेकिन वो कहीं नहीं मिली उसे। वो उस वक्त डेरे पर मौजूद था, उसके सामने वो हराम मशरूब पड़ा था। दिल ने उसे उकसाया कि पी लो, कुछ लम्हे राहत के नसीब होंगे। लेकिन दिमाग मुसलसल नफ़ी कर रहा था कि इन चीज़ों से राहत मिलती तो ये हराम ना ठहराई जाती। उसने वो बोतलें उठाई और बाहर तोड़कर फेंकवा दी। फ़ोन निकालता कौनैन के नंबर को देखने लगा। उसे उम्मीद थी वो उसकी कॉल पिक नहीं करेगी, लेकिन फिर भी उसने वो नंबर मिलाया। 10-12 मरतबा वो मिलाता चला गया, लेकिन वो ना उठाना था और ना ही उसने उठाया था। हीरे, उसने एक मुलाजिम को आवाज़ दी, तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन है? जी सर, दो, मुझे एक कॉल करनी है। उसके लहजे की तड़प पर उस शख्स ने शायान उस्मानी को देखा और फौरी तौर पर अपना फ़ोन निकाल कर उसे दिया। शायान ने कौनैन का नंबर मिलाया, जो कि बेल जा रही थी। उसने धड़कते दिल के साथ कान से फ़ोन लगाया। हेलो। उसकी उम्मीद के बरक्स कॉल उठा ली गई थी, और वो आवाज़ जो उसने सुनी थी वो पिछले 2 हफ्तों से सुनने को तड़प रहा था। हेलो, कौन? फिर से कौनैन की आवाज़ गूंजी।
तुम शायान उस्मानी के मरने पर आओगी क्या? धीरे से सवाल किया गया। दिल को साकिन कर देने वाला लहजा। कौनैन जो बाहर निकल रही थी उजलत में कॉल उठाई और लहजा सुनते ही थम गई थी। शायान उस्मानी उसे कब से कॉल कर रहा था, उसने नहीं सुनी थी और अब थोड़ी ही देर बाद अनजान नंबर से कॉल उसने ना चाहते हुए भी उठा ली थी। कौन? वो लम्हों बाद बोली थी। कौनैन शायान उस्मानी, इतनी जालिम तो मत बनो। शायान ने आंखें बंद की जैसे आंखों में छुपा कुर्ब किसी को ना दिखाना चाह रहा हो। कौनैन ने कुछ ना कहते कॉल काटनी चाहिए। कॉल मत काटना कौनैन शायान उस्मानी। वो बार बार अपना नाम उसके नाम के आगे लगाता उस पर यह वाजे कर रहा था कि वो उसकी बीवी है, उसकी महरम, जिसका नाम जुड़ा था उसके नाम के साथ। तुम मुझसे भाग रही हो। एक धोखे के रिश्ते से हर औरत भागना चाहती है शायान उस्मानी। सर्द सा लहजा। शायान उस्मानी को लगा वो उससे अब तक के सारे गुनाहों के बदले ले चुकी है। उसी सर्द लहजे में बात करके, मुझे मौका तो दो, मैं सब क्लियर, मैं माफ़ी। लेकिन कॉल काट दी गई थी। उसने लोकेशन ट्रेस करवाने के लिए भेज दी थी, इसीलिए पुरसकून था। कितना वक्त लगेगा सर? कुछ घंटे उसी जगह पर मौजूद है वो, और तुम्हें घंटे लगेंगे मुझे? शाम तक मुझे ये लोकेशन चाहिए। वो धाड़ता कॉल काट गया और उठ खड़ा हुआ। आखिर कौनैन शायान से मुलाकात करनी थी उसे शाम में। उसने घर जाते ही तेज़ी से शावर लिया और फिर तैयारी की, क्योंकि उसे कुछ तो अंदाज़ा था कि वो यहाँ इस गांव की हदूद में नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो उसे उसी दिन ढूंढ चुका होता। वो जहांगीर उस्मानी के कमरे में आया जहां वो बैठे कुछ पढ़ रहे थे। दादा जान, अरे आ जाओ यार। जहांगीर उस्मानी ने उसके लिए जगह छोड़ी तो वो हल्का सा मुस्कुराता बैठ गया। इन 2 हफ्तों में पहली बार वो मुस्कुराया था। जहांगीर उस्मानी ने नोट किया। लगता है आप अपनी मंजिल के करीब हैं बरखुरदार, उन्होंने कहा तो वो महज सर हिला गया। उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए शायान, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। वो बोले तो शायान ने उन्हें शिकवा निगाहों से देखा। आपको लगता है कि अब मैं कुछ गलत करूंगा इस मामले में? नहीं, लेकिन एहतियात लाजिम है। औरत का दिल टूट जाए तो उसे वापस मोहब्बत से जोड़ना बेहद मुश्किल है, और अगर वही दिल फिर टूट जाए तो समझ जाएं कि अब आपकी गुंजाइश मज़ीद नहीं रही बाकी। वो उसे समझा रहे थे, और वो वैसे ही कम उम्र है। जिम्मेदारियों ने उसे समझदार बना दिया है, लेकिन इतना नहीं कि वो इतनी सी उम्र में इतने गम बर्दाश्त कर पाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा दादा जान। कोशिश नहीं करनी, महरम रिश्तों में कोशिश नहीं करते, बस कर जाते हैं जो हुक्म। आपकी पोती पर यह दिल बुरे तरीके से आ गया है। जब तक वो मुयस्सर नहीं होगी शायान उस्मानी यूं ही दर बदर फिरता रहेगा खाली हाथ। वो उनसे प्यार लेता बाहर निकल गया। शाम के 7 बज गए थे, लेकिन उसे अभी तक लोकेशन नहीं मिली थी।